बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 17 जून बरोज़ मंगल हम बात करेंगे रिज़र्व सीट्स केस पर। आज अहम समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। 3 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, और आज वाज़ेह तौर पर बेंच ने कह दिया है कि नज़रसानी जो इलेक्शन कमीशन की है वो तो नाकाबिल समाअत है। 2 जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उन 2 जजमेंट्स का हवाला दिया। जो मुतलका पैराग्राफ थे वो पढ़ के सुनाए मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने, और उसके ऊपर अदालत ने ये डिक्लेयर किया है कि ये नज़रसानी इलेक्शन कमीशन की हद तक नाकाबिल समाअत है। एक चीज़। दूसरा, 26वीं तरमीम का कोई फ़ायदा नहीं होगा इस रिव्यू पिटिशन्स पर। ये रिव्यू पिटिशन्स पुराना जो आइन है 26वीं तरमीम से पहले वाला, उसके मुताबिक डिसाइड होंगी, और जिसमें आइन के आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ का हक़ था। 26वीं तरमीम में इन्होंने उसको लिमिटेड कर दिया है। तो ये आज बात वाज़े हो गई कि ये जो रिव्यू पिटिशन्स हैं ये उस जजमेंट के ख़िलाफ़ हैं जो जजमेंट पहले आई थी 26वीं तरमीम से पहले। इस वजह से उस तरमीम का इतलाक़ इन रिव्यू पिटिशन्स पे भी नहीं होगा। और तीसरी सबसे अहम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील की जानिब से ये बात की गई है, और वो ये है कि आर्टिकल 187 के हवाले से और 39 जो मेंबरान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी हद तक तो बेंच ने आज वाज़ह कह दिया कि उन 39 की हद तक क्यों नहीं सीटें दी गई। मतलब ये है कि अब अदालत में जो डिस्प्यूट है इस रिव्यू पिटिशन्स में वो सिर्फ 41 का है, चूँकि 39 की हद तक आज अदालत ने खुद डिक्लेयर कर दिया, और इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे को बुला के पूछा कि आपने इन 39 की हद तक क्यों नहीं सीटें अभी तक दी। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 11 रुकनी बेंच में समाअत हुई। वैसे 13 रुकनी है, 2 जजेस पहले ही इनको खारिज कर चुके हैं, इन पिटिशन्स को नाकाबिल समाअत करार दे चुके हैं। 11 रुकनी बेंच में समाअत हुई। समाअत के दौरान जजेस और वकील फैसल सिद्दीकी के दरमियान सवाल व जवाब के सिलसिला जारी रहा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दी है कि आपको ये ख्याल कहाँ से आया कि अदालती इख्तियारात कम हो गए हैं, जिस पर वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया उन्हें कोई ख्याल नहीं आया, बल्कि ये तो एक तरमीम हो चुकी है, आइनी तरमीम है, और आइनी तरमीम के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ कि आइन के आर्टिकल 187 के तहत इख्तियारात को महदूद कर दिया गया है। लेकिन हकीकत ये है कि वो इख्तियारात को महदूद करने की जो तरमीम है वो इस केस के ऊपर नहीं लागू होती। जमाल मंदोखेल साहब ने कहा तरमीम हो भी जाए तो मुकम्मल इंसाफ का कोई हमसे इख्तियार नहीं छीन सकता। वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया बिल्कुल दुरुस्त है। फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ अपनाया कि आइन में की गई तरमीम महज वजाहत के लिए नहीं थी, बल्कि उसका कोई मकसद ज़रूर था। अब ये जो इन्होंने तरमीम की है तो उन्होंने कहा कि आप ये ना कहें कि ये सिर्फ इन्होंने कोई वजाहत जारी की है, इसका कोई ना कोई तो मकसद उसके पीछे था ना जो इन्होंने किया है। अच्छा, अदालत उनका कहना था कि आइन की आर्टिकल 127 को 175 के साथ मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए। जस्टिस हाशिम काकड़ ने राय दी कि अदालती इख्तियारात के मामले पर खासी तकसीम नज़र आती है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने सवाल उठाया कि क्या 26वीं यानी तरमीम वजाहत के लिए की गई थी, जिस पर फैसल सिद्दीकी का कहना था कि ना तरमीम ना आर्टिकल 184(3) हमारे केस से मुतल्लिक हैं। ताहम जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इससे इख्तलाफ करते हुए कहा कि ये तमाम नुकात केस के मरकज़ में हैं। उन्होंने कहा कि ये इस वजह से केस के मरकज़ में नहीं है चूँकि उस वक्त तक ये तरमीम नहीं आ सकी थी। अमीनुद्दीन खान साहब ये फरमाना चाहते हैं कि उस तरमीम का माजी से भी इतलाक़ होगा, लेकिन बाकी जजेस इस तरफ नहीं आए। जज साहिबान ने बारहा फैसल सिद्दीकी से सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कहाँ से आते हैं, और क्या अदालत की किसी तीसरे फरीक को भी रिलीफ दे सकती है। बड़ी अहम उसकी एक मिसाल दी है जमाल मंदोखेल साहब ने, आगे चल के शायद आए भी। मंदोखेल साहब ने कहा, मिसाल दी फैसल सिद्दीकी ने, उन्होंने कहा कि हुज़ूर वाला मैं कहता हूँ कि मज़ार कायद मेरा है। एक और बंदा अदालत के सामने आता है और कहता है जी मज़ार कायद उसका है। तो अदालत क्या बस इसी बात पे बैठी रहेगी? अदालत ये डिक्लेयर नहीं करेगी कि ये रियासत का है, और अदालत क्या है कि चूँकि रियासत हमारे सामने फ्रीक नहीं है इस वजह से हम रियासत को नहीं दे सकते। तो जिसका है भाई अदालत ने उसी को देना है ना। ये थोड़ी हो सकता है कि अगर एक रियासत फ्रीक नहीं है तो फिर आप उसको दे दें जिसका बनता ही नहीं है। उस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि हमारे पास बाज़ औक़ात 2 तरह के लोग आते हैं, उनका डिस्प्यूट होता है किसी प्रॉपर्टी या ज़मीन को लेके। जब हम केस को सुनते हैं, एविडेंस को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये ज़मीन ना उसकी है ना उसकी है, ये तो सरकार की थी। हालांकि सरकार हमारे सामने पार्टी नहीं होती, उसके बावजूद हम सरकार को देते हैं क्योंकि हक़ सरकार का है। बस ये बात फैसल सिद्दीकी ने कहा, हुज़ूर यही तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, यही तो मेरा आपसे इस्तदा है।
اور انہوں نے کہا کہ عدالت عظمیٰ کے پاس مکمل اختیار ہے کہ وہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق ریلیف دیں، چاہے فریق عدالت میں ہو یا نہ ہو۔ امین الدین خان نے کہا یہ مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ عدالت کے سامنے کوئی فریق ہے اور کس کے لیے ریلیف کا دائرہ موجود ہے۔ 80 ارکان نے سنی اتحاد کونسل سے وابستگی پر کبھی انکار نہیں کیا۔ فیصل صدیقی کا موقف تھا کہ کل سپریم کورٹ میں کوئی قبضہ کر لے تو کیا عدالت 40 سال بعد اس کی ہو جائے گی کہ کوئی کہے جی کہ اس نے قبضہ کر لیا اور اس قبضے کو مان لیا جائے گا۔ جسٹس امین الدین خان بولے یہ قبضہ پھر آپ نے 80 لوگوں پر کیا، آپ کہتے ہو الیکشن کمیشن غلط ہے، ہائی کورٹ غلط، تو اپنا بھی بتائیں۔ جس پر فیصل صدیقی نے کہا جی ہم نے غلطی مان لی ہے، اب اس غلطی کی اور کیا ہمیں کتنی سزا دیں گے، ایک تو ہمارا قتل ہوا ہے، چلیں ہماری بھی غلطی تھی لیکن جو ہمارا قتل ہوا ہے اس پہ تو انصاف دیں۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ آپ نے غلطی مانی ہے تو پھر سامنا کریں، آپ کہتے ہیں جو ہے ہی نہیں وہ نیا ہم کر دیں۔ دوران سماعت جو ہے وہ فیصل صدیقی نے تاریخی حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جو فاطمہ جناح مانگ رہی تھیں وہی آج ہم مانگ رہے ہیں، وہ بھی مینڈیٹ مانگ رہی تھی، ہم بھی مینڈیٹ مانگ رہے ہیں۔ یہ بات بڑے جذباتی ہو گئے فیصل صدیقی، انہوں نے کہا جو فاطمہ جناح مانگ رہی تھی ہم بھی وہی مانگ رہے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے سنی اتحاد کونسل کے وکیل کو یاد دہانی کروائی کہ انہیں آج ہی اپنے دلائل مکمل کرنے ہیں۔ جمال مندوخیل کا کہنا تھا کہ یہ دیکھیں کہ تنازع کہاں سے بنا ہے، فارم 33 میں تو صاف درج ہے کہ امیدوار کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے۔ ہمارے متعدد سوالات کے باوجود کوئی ایک امیدوار بھی عدالت میں پیش نہیں ہوا، ہم یہاں صرف انصاف کے لیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور کوئی بھی نہیں نا پیش ہوا تھا، اس کے باوجود 39 کو تو آپ نے بھی پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کیا تھا نا، اس 39 کی حد تک تو بات ہی ختم ہے، آگے چلتے ہیں۔ جسٹس مندوخیل نے وکیل فیصل صدیقی کے دلائل پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امیدوار تو بہت خوش ہیں، انہیں کوئی شکایت نہیں کہ وہ پی ٹی آئی میں نہیں رہے۔ فیصل صدیقی نے کہا وہ تو اپنے اس گھر واپس چلے گئے جہاں سے انہیں زبردستی نکالا گیا تھا۔ امین الدین خان نے کیس کے تناظر میں نشاندہی کی کہ کسی بھی امیدوار نے یہ موقف اختیار نہیں کیا کہ انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار نہیں کی، یہاں تو پی ٹی آئی پر قبضہ سنی اتحاد کونسل کا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہم تمام واقعات اور زمینی حقائق کو نظر انداز کر کے محض آپ کو ریلیف دے دیں؟ ہاں جی، امین الدین خان صاحب نے فرمایا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ایک دلچسپ تمثیل دیتے ہوئے بیان کیا کہ بلوچستان میں جب دو فریقین زمین پر جھگڑتے تھے تو آخر میں پتہ چلتا تھا وہ زمین تو سرکار کی تھی، اگر سرکار عدالت کے سامنے موجود نہ بھی ہو تب بھی زمین سرکار کو دی جاتی ہے کیونکہ وہ اس کی اصل مالک تھی، جو اصل مالک ہے اس کو دی جائے گی یا جو دو غیر قانونی قابض ہیں ان میں سے کسی کو دے دی جائے گی۔ حسن اظہر رضوی نے دریافت کیا کہ جو سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے میں پی ٹی آئی کو ہدایات کی گئیں وہ پوری ہوئیں، جس پر فیصل صدیقی بولے تمام ممبران نے اپنے قوائف اور پارٹی وابستگی جمع کروا دی تھی۔ سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا؟ الیکشن کمیشن دھڑلے سے کہتا ہے کہ فیصلے پر عمل درآمد بھی نہیں کریں گے اور نظر ثانی بھی کریں گے۔ عدالتی استفسار پر فیصل صدیقی نے بتایا کہ الیکشن کمیشن نے 39 ممبران کو پی ٹی آئی کا نوٹیفائی کیا لیکن ان کو بھی 1 سال گزر گیا، آج تک ان 39 کو مخصوص نشستیں دے دیتا، ان کو بھی نہیں دی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ یہ نظر ثانی تو بقیہ 40 نشستوں پر ہے، تاہم جسٹس امین الدین خان نے رمایا کہ نظر ثانی تمام 79 نشستوں پر ہے۔ اب جو میجورٹی آف ججز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے نظر ثانی تو 40-41 ہیں، ان کے اوپر ہے۔ امین الدین خان صاحب جن کا فیصلہ ہے، جنہوں نے پوری درخواست کو مسترد کیا، انہوں نے کہا نہیں 79 پہ ہے، 79 پہ۔ جسٹس محمد علی مظہر نے بولے کہ ان کے بار بار پوچھنے پر الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ انہوں نے 40 سیٹ پر نظر ثانی کی درخواست دائر کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ بھائی ہم نے 79 کی حد تک تو کی نہیں ہے، ہم نے تو کی 40 کی حد تک ہے، ہماری تو ہے ہی 40 کی حد تک، بس انہوں نے کہا ہماری ہے ہی 40 کی حد تک، ہماری تو باقی ہے ہی نہیں۔ اس موقع پر الیکشن کمیشن کے ڈائریکٹر جنرل لا کو روسٹر پر طلب کیا جنہوں نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد 39 ممبران کو پی ٹی آئی کا نوٹیفائی کر دیا تھا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن نے 39 ممبران کے تناسب سے مخصوص نشستیں دی ہیں، جس پر ڈی جی لا الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کمیشن 39 کی حد تک تو مخصوص نشستیں نہیں دے سکتا، یہ تو باقاعدہ فارمولہ ہوتا ہے، جہاں 2 تھے ان کو آپ نے دے دی ہیں، 39 والوں کو آپ کو ابھی فارمولہ نہیں مل رہا، 1 سال ہو گیا ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی بولے اگر فارمولہ ہوتا ہے تو باقی جماعتوں کو مخصوص نشستیں آپ نے کیوں دیں؟ فیصلہ ہو لینے دیتے اور پھر سب کو ایک ساتھ مخصوص نشستیں دیتے۔ اس موقع پر جسٹس محمد علی مظہر کا کہنا تھا کہ باقی جماعتوں کو مخصوص نشستیں نہیں دی گئیں، لیکن اس موقع پر ڈی جی الیکشن کمیشن نے بتایا کہ باقی تمام سیاسی جماعتوں کو مخصوص نشستیں دے دی ہیں۔ فیصل صدیقی بولے یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کتنی ناانصافی ہے، سپریم کورٹ کے فیصلوں کا کوئی تو تقدس ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا حضور والا یہاں پی ٹی آئی کو آپ نہ دیں، خدا را اپنی سپریم کورٹ کے آرڈر کیا تقدس ہی بچا لیں، کیا حشر کیا کر دیا ہے۔ بات سپریم کورٹ کے وقار اور مستقبل کی ہے، ان سے فیصلے پر عمل درآمد کا تو پوچھیں۔ فیصل صدیقی کا موقف تھا یہ تو ہمارے ساتھ امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے، عام شہریوں کے کیس میں سختی سے پوچھا جاتا ہے، فیصلے پر عمل کیوں نہیں ہوا؟ یہاں سامنے حکومت ہے تو کیا پوچھا ہی نہیں جائے گا؟ انہوں نے کہا وہ سپریم
सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकबिल से मुतल्लिक परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की कुछ तो इज़्ज़त और तकरीम होनी चाहिए। ये बार बार झंझोड़ रहे हैं फैसल सिद्दीकी के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की कोई तो इज़्ज़त और तकरीम होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के साथ कर क्या दिया है, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो किस तरीके से भी काबिल कबूल नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क किया कि जब 39 अरकान को पीटीआई के डिक्लेयर कर दिया था तो फिर उस तनासिब से मखसूस नशिस्तें क्यों नहीं दी हैं। कोई जवाब नहीं था इलेक्शन कमीशन के पास और इलेक्शन कमीशन या आएँ बाएँ शाएँ करता रहा। अब यहाँ से दो बातें, एक तो मैंने आपको बताया कि 39 की हद तक तो आज इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि हमने सिर्फ 40 जो बकिया हैं उनकी हद तक रिव्यू पिटीशन फाइल की है, 39 कन्फर्म हो गए, एक बात। दूसरी बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये बात भी कंफर्म हो गई, डिक्लेयर हो गई कि आइन के आर्टिकल 187 में जो छेड़छाड़ की गई है 26वीं तरमीम के बाद, उसका इतलाक सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट के ऊपर नहीं होगा। कौन सी जजमेंट? 12 जुलाई वाली जो जजमेंट है, 12 मई वाली जजमेंट। किसकी जजमेंट है जी? मंसूर अली शाह साहब और 8 रुकनी बेंच की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक। उन्होंने जब मुकम्मल इंसाफ दिया था उस वक्त 187 पुराना था, अब इन्होंने उसको लिमिटेड स्कोप कर दिया है। उसका इतलाक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ये जो केस है जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग और इलेक्शन कमीशन की रिव्यू पिटीशंस हैं, इसके ऊपर नहीं आएगा। उसके बाद सबसे अहम पॉइंट जिसके ऊपर नज़रसानी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन की, जिनको आज अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी है नाकाबिल समाअत होने की, वो ये है कि इस पर ये कुज़ाए जुडिशल, दो तरह के फोरम्स होते हैं, एक होता है जुडिशल और एक होता है कुज़ाए जुडिशल। अब कुज़ाए जुडिशल से मुराद ये है कि उनके पास वो एग्जेक्टिव पावर्स भी हैं और वो अपने ओहदे के लिहाज से जुडिशल इख्तियारात भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुकम्मल वो जुडिशरी नहीं होती, लेकिन वो एक जैसे सेमी गवर्नमेंट होती है इस तरह का, उसको कहते हैं कुज़ाए जुडिशल। जैसे सर्विस ट्राइब्यूनल है, जैसे कोई और ट्राइब्यूनल हो सकता है, सूबाई मोहतसिब है या वफाकी मोहतसिब है, ये कुज़ाए जुडिशल हैं। अब फैसल सिद्दीकी ने कहा कि हम गए जनाबे वाला इलेक्शन कमीशन के पास, एक हमने दरख्वास्त दी, 10 जमातों ने और भी दरख्वास्त दी। हमने कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें दें, बाकियों ने कहा जी हमें दें। इलेक्शन कमीशन ने हमारी पिटीशन खारिज कर दी और बाकियों को दे दी। उसके बाद हम चले गए पेशावर हाई कोर्ट में। पेशावर हाई कोर्ट में हमारी दरख्वास्त कलअदम हो गई। हम आ गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, फुल कोर्ट बन गया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला कलअदम करार दे दिया। अब मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला कलअदम करार दिया है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो इदारा जो खुद कुज़ाए जुडिशल है, जिसने खुद डिसीजन दिया था, जिसका डिसीजन कलअदम हुआ है, वो रिव्यू कैसे कर सकता है? उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 2 जजमेंट्स दी हैं, एक मुहतसिब के हवाले से और एक और इदारा था कुज़ाए जुडिशल एक फोरम था उसकी। और उन्होंने अदालत में साबित किया है कि इलेक्शन कमीशन किसी सूरत भी नहीं कर सकता था। जमाल मंदोखेल ने कहा यह आपकी बात दुरुस्त है, इलेक्शन कमीशन नज़रसानी नहीं कर सकता था। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने, जस्टिस हाशिम काकड़ ने, तमाम जजेस ने इस बात के ऊपर ऑब्जर्वेशन दी है कि इलेक्शन कमीशन कुज़ाए जुडिशल ऑर्डर होने, फैसल सिद्दीकी ने कहा अगर आप इलेक्शन कमीशन को अलाउ करेंगे कि वो अपने फ़ैसले को कलअदम होने के ख़िलाफ़ अपीलें करे तो कल मजिस्ट्रेट का फ़ैसला कलअदम होगा, मजिस्ट्रेट अदालत में आएगा, सेशन अदालत का फ़ैसला कलअदम होगा, सेशन जज आया खड़ा होगा कि जनाब मेरा फ़ैसला कलअदम। भाई फ़ैसले पार्टियों के होते हैं कि वो उस इदारे या उस जज के होते हैं या उस ट्राइब्यूनल या उस फोरम के होते हैं, वो फैसले पार्टियों के, वो चैलेंज करती हैं। इदारा या फोरम कैसे चैलेंज कर सकता है? अगर आपने इलेक्शन कमीशन को ना रोका, इलेक्शन कमीशन को इजाज़त दे दी, कल सेशन जज भी आया खड़ा होगा आपके सामने, मजिस्ट्रेट भी आया खड़ा होगा अपने फैसला भी मेरा हाई कोर्ट ने फैसला क्यों कलअदम करार दिया है। तो उन्होंने कहा कि ये फैसले पार्टीज चैलेंज करती हैं इस बात के ऊपर। और जमाल मंदोखेल साहब ने कहा एक ऐसा मरहला हो सकता है कि अगर कोई बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन दे दी जाए किसी जज या फोरम के ख़िलाफ़ तो वो उस हद तक आ सकता है। उन्होंने कहा कि वो उस हद तक आ सकता है, वो सेशन जज भी आ सकता है, मजिस्ट्रेट भी, लेकिन मेरिट के ऊपर कि सीटें पीटीआई को ना दी जाएँ, पीटीआई हकदार नहीं है, पीटीआई पार्टी नहीं थी, भाई ये इलेक्शन कमीशन का काम ही नहीं है। और अदालत ने आज ऑब्जर्वेशन दी है कि हाँ ये इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी नहीं बनती थी। अब आप 2 बातें समझ जाएं, 187 जिसके तहत पूरा रिलीफ पीटीआई को मिला वो पहले वाला आज बहाल करवाया है, वो आज ऑब्जर्वेशन डिक्लेयर करवा दी फैसल सिद्दीकी ने। एक बात, इलेक्शन कमीशन कोई लोकल स्टैंड आए नहीं है। 2 बात, तीसरी अहम बात कि 39 की हद तक तो मामला ही क्लियर हो गया, अब रह गए बकिया 40।
یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے. وہ 40 ہیں یا 41 ہیں، چونکہ آج ڈسکس 40 ہوتے رہے تو صورتحال بڑی دلچسپ ہو گئی ہے. اور اب کل سلمان اکرم راجہ صاحب اپنے دلائل کا آغاز کریں گے. جو بھی تفصیل ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.